कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें निखिल का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि 2019 से अगर ऑनवर्ड्स आप देखते हैं तो पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान थ्रू आउट बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये हुआ आई थिंक हमेशा से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में इट यूज टू बी वेरी नो ब्रेनर के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान जीत जाएगा, बड़े आराम से जीत जाएगा। इट यूज टू बी वेरी नो ब्रेनर। ये सरप्राइज हुआ करता था कि जब न्यूजीलैंड हमें हराता था 2000 का सेमीफाइनल, जैसे मैंने बताया कि तो वो सरप्राइज के एक हमारी बड़ी स्टार स्टडेड टीम थी। मतलब अगर आप देखें कि उसमें अगर वसीम तो थे लेकिन वकार एंड शुएब नहीं थे, तब भी हमारी बड़ी, अगर उस टीम को एनालाइज किया जाए, बड़ी T20 टीम थी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 3 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर था उस टीम में, तो बड़ी T20 के स्टाइल की टीम थी। बट उसका हारना न्यूजीलैंड से वाज अ सरप्राइज। देन देयर वाज अ टाइम कि जब हम कई साल न्यूजीलैंड से कोई वनडे नहीं जीते थे। 2014 में एक जीते थे जिसमें यूनुस खान ने 100 किया था। उसके बाद से एक लंबा स्पेल था अप टिल आई थिंक 2018 जब हमने अपनी होम सीरीज में फिर उनसे एक जीता था दोबारा। बट उस दौरान न्यूजीलैंड की बड़ी डोमिनेंस रही थी। वो बीट वर्ल्ड कप मैच, बीट हम उनके मुल्क में जाके खेलते थे, वो हमें हरा रहे थे। 2019 के वर्ल्ड कप में देन हमने के बाद से अगर देखा जाए तो हमारा एक कमबैक रहा है। देन जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि फ़खर जमान जिस तरह से मैच को ले गए थे, तो वो एक फैक्टर है। और इस दौरान ये भी है कि हमने फिर बहुत फ्रीक्वेंटली खेला भी है न्यूजीलैंड के साथ। अब उसमें फ्लिप साइड ये है कि वो हमारी कंडीशंस को काफ़ी हद तक समझ गए हैं। वो उस दिन तो किसी ने ज़राए तफनन ये भी कहा था ना कि लग रहा है कि वो होम साइड है, जिस तरह से वो लाहौर में खेल रहे थे, उनको कंडीशंस की जिस तरह समझ आ रही थी। तो एक अच्छा होगा कंपटीशन, बिकॉज जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड की टीम की इस वक्त चल रही है, जिसका तरह का कम्बिनेशन उनका सेटल हो गया है, अब ये अंदाजा लगा कि चैपमैन की टीम में जगह नहीं बन रही है। वो अगर उसको टीम में डालते हैं तो मे बी उनको एक अपना विकेट कीपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इस तरह, और वो चैपमैन की इन कंडीशंस में जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, तो वो सवाब समझ के स्कोर करता है, स्टिल उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनका स्क्वाड कितना कंपेटिटिव है। इस चीज़ को देखते हुए, और जिस तरह से वो स्पिन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हमारी कंडीशंस में आके, नॉर्मली सीना कंट्रीज इतने नहीं नोन होते फॉर स्पिन, स्पेशली ये न्यूजीलैंड वगैरह। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक शेन वॉर्न विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एडम जैम्पा वाइट बॉल बहुत अच्छा करते हैं, बट न्यूजीलैंड यूजिंग स्पिन बॉलिंग दिस ग्रेट is very rare. Probably I think 92 में वो दीपक पटेल से ओपन बॉलिंग करवाना was a thing, but न्यूजीलैंड हमेशा से बड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की चीज़ें लेके आती रही है। So देखना होगा कि किस तरह से होता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी, चूँकि हम 2 मैच हारे हुए हैं तो शायद उसके हम एक बैगेज साथ लेके जा रहे हैं, बट मुझे ये वन साइडेड मैच होता नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज फाइनल भी बहुत वन साइडेड नहीं हुआ था। 5-10 रन ऊपर नीचे, एक आधा ओवर नीचे खींच लिया जाता तो वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था। मे बी आखिरी ओवर में जाके हम हारते। एक और सवाल आया है, निखिल ने ही किया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम सैंटनर को कैसे हैंडल करेगी। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बिल्कुल, बिकॉज सैंटनर जिस तरीके से वो बड़ी और ही इज एन ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ही इज यूजिंग इट वेरी ऑर्थोडॉक्सली, बिकॉज वो बॉल को फ्लाइट दे रहा है, वो इनवाइट करता है बैट्समैन को कि आगे आके मुझे मारो, और उसमें फिर वो इन दी एयर रिसीव कर रहा है, विद द सरफेस रिसीव कर रहा है, एंड वो बड़ा सही जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे स्पिनर्स की चीज देखी जाए तो जो हमारा फुल टाइम स्पिनर है वो इज नॉट बॉलिंग एट हिज बेस्ट। पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बट नो मिस्ट्री एट ऑल, पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बट वो पोटेंशियल शायद यूज नहीं हो पा रही है। फॉर्म अगेन वी आर अनफॉर्चुनेट कि हम एक बड़े इवेंट में एक स्पिनर को लेके जा रहे हैं जिसकी फॉर्म थोड़ी गड़बड़ है, बट हमारे पार्ट टाइम आर बॉलिंग बेटर। सो सैंटनर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। मुझे लगता है कि ब्रेसवेल और जो द अदर स्पिनर फिलिप्स इज आल्सो एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इम्पैक्टफुल, तो वो एक फैक्टर होगा। हमारे न्यूजीलैंड वाला मैच था स्पेशली फाइनल, उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि साउथ को टीम में डाला ही इसलिए गया कि वो स्पिन को अच्छी खेलता है। इट्स अनफॉर्चुनेट या अनलकी फॉर हिम कि वो स्पिन बॉलिंग के आने से पहले ही आउट हो रहा था। सो देखना होगा कि ये किस तरह से इसको हैंडल करता है। बिल्कुल सही बात है। असलान, देयर इज़ वन मोर थिंग, हम लोग प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एवरेज, और एवरेज के ऊपर एक कमेंट आया है मेहुल सिंह तोमार, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की एवरेज 58 है। आई वाज डिस्कसिंग कि शायद विराट कोहली की जो करंट एवरेज है, जो उनकी आफ्टर द ओडीआई जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो दैट इज़ 46 to 48, लेकिन वो बता रहे हैं कि 58 एवरेज है विराट कोहली की।
टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ कि बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओपनर्स के अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर वन डाउन आते रहे हैं, बाबर ने रन्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, मोर देन 6000, लेकिन ये है कि बाबर आजम की एवरेज कितनी रही है और वो पाकिस्तान के विनिंग एंड से कितनी फ़ायदेमंद रही है। और फिर अगर आप स्टार्ट में देखते हैं तो आप अगर बात करें इमामुल हक की, इमाम की भी 50 की एवरेज है। फिर आप फ़खर ज़मान को देखें, फ़खर ज़मान एक बहुत ज़बरदस्त ओपनर है, इमाम फ़खर की जोड़ी भी बड़ी पसंद की जाती रही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि आज अनाउंस जब किया रिजवान साहब ने कि बाबर आजम नहीं तब्दील हो रहे हैं, बाबर आजम अपने नंबर पर ही जो इस वक्त उनका नंबर है यानी 1 नंबर, वहाँ पर वो खेलने जा रहे हैं, देयर इज़ नो 1 डाउन फॉर बाबर। तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, कितना सब्र करना चाहिए और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? I think it's better to support him right now rather than aggravating his pressure that he is already under. So उस चीज़ को देखते हुए ठीक है कि उसकी शायद एवरेज उस किस्म की नहीं होगी जिस किस्म की विराट कोहली की एवरेज है। अव्वल तो ये कंपैरिजन ही खासा अजीब सा हो जाता है बिकॉज विराट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट प्रॉब्ली बैक इन 2009 9-10 में भी। बाबर का करियर शुरू होता है 2015 में। सो जहां विराट कोहली के पास 15, 16, 17 साल के नंबर्स हैं, बाबर के पास अभी सिर्फ 10 साल के नंबर्स हैं, वो भी शायद कंप्लीट नहीं, वो इन मई कंप्लीट होंगे 10 साल के नंबर्स। तो वो उन नंबर्स को देखा जाए तो वो फिर एक कंपैरिजन फिर उस तरह से बनता नहीं है। बट अगर देखा जाए कि उनकी एवरेजेस थे या स्कोर्स थे, ठीक है कि वो एक बहस आ जाती है कि मे बी वीकर साइड्स के अगेंस्ट थे, बट अगर हम डीप डाउन अगर उनके नंबर्स की स्टडी करें तो वो अगेंस्ट बड़ी टीमें ही हैं। हाँ, वनडे फॉर्मेट में यस बाबर का स्कोर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रिलेटिवली ज्यादा बिकॉज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वनडे ज्यादा खेले। ये क्यों कह दिया ये सच नहीं बोलना था बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट है। यही चीज अगर हम टेस्ट या T20 आईज में देखें तो बाबर के स्कोर ज्यादा नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा स्कोर है। यहाँ पे भी ज्यादा स्कोर इसलिए है कि एक टाइम तक उसने ज्यादा वनडेज हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं। 5 मैचों की सीरीज हमने यहाँ खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे 5 की या 3 की 5 मैचेस की सीरीज हमने जिम्बाब्वे जाके खेली थी इन 2018। सो हमारे इतने ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस होते थे। दूसरा, वनडे होते ही कम है, उसमें अगर आपके किसी एक टीम के अगेंस्ट नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा है तो इट्स नो ब्रेनर के आपके स्कोर उसमें ज्यादा होंगे। रही बात विनिंग रेट की, तो बाबर आजम की स्कोर करने का या सेंचुरी का विनिंग कंट्रीब्यूशन रेशो ज्यादा है एज कंपेयर तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो विनिंग साइड पे रही है। वो बहस अलग होगी कि वो छोटी टीम के अगेंस्ट स्कोर करता था। लास्ट सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट थी गालबन, हाँ नेपाल के अगेंस्ट ही थी। सो वो एक बहस है, लेकिन उसकी विनिंग कंट्रीब्यूशन रही है। इमाम के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, बट देन अगेन उसके पास नंबर्स हैं टू शो। अब आप ये कह सकते हैं वो प्रॉब्ली स्टैट पैडिंग कर रहा था, बट स्टिल देयर इज एन एवरेज। फ़खर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। वो उस तरह का प्लेयर है कि वो 90 के स्ट्राइक रेट के ऊपर जाएगा तो दूसरी टीम को तबाह कर देगा, 90 के स्ट्राइक रेट से नीचे आएगा तो वो खुद आउट हो जाएगा। तो वो मतलब अगर तीनों का कंपैरिजन करने जाएं सिर्फ इस बुनियाद पे कि तीनों की एवरेजेस क्या हैं, तो देखना होगा कि तीनों का टीम में रोल क्या है। इमाम हैज अ डिफरेंट रोल, फ़खर हैज अ डिफरेंट रोल, बाबर हैज अ डिफरेंट रोल व्हेन ही इज कमिंग 1 डाउन। और बहुत ज़्यादा मैचेस उसने एज ए कैप्टन खेले हैं वनडेज, और वो ऑब्वियसली उसका वहाँ पे भी डबल रोल हो जाता था कि उसने टीम को भी लेके चलना है, टीम को लीड भी करना है। और वो प्रॉब्ली वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो माउंटिंग इवेंचुअली ये हो रहा है कि वो एक टाइम के बाद उसकी एक फॉर्म की स्लम्प आई है कि हमें इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years के उसका कुछ 100 नहीं है। राइट। कुछ और कमेंट्स हैं। जट बॉय कह रहे हैं, हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं ये जट बॉय, हमें 2024 से देखते भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी करते आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैं एक काम की बात बताऊं आप लोगों को। काम की बात ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया को टेस्ट में इंडिया के मैदानों में हरा कर आ रही है। तो न्यूजीलैंड इज नॉट ईजियर। सबसे पहले तो ही मेंट टू सी दिस, ही मेंट टू से दिस। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी? ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा वो पिंचिंग थी। ठीक है। उसके बाद रॉकीज डायरी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग को कैसे टैकल करेगी। So these both are the same questions. बैट होगा हाथ, चल जाएगा, बैट होगा हाथ में और उससे वो खेलेंगे। बैट चल जाएगा, कोई डांग सोटा या हजारबंद सिलाई लेके नहीं जा रहे।